You are watching YT Learning. Please guys subscribe to my channel and hit like if you like my teaching. This video is on पार्ट 2 ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। पार्ट 1 में हमने न्यूट्रिशन इन अमेबा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किया। अब पार्ट 2 में हम करेंगे रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ब्रीथिंग। लेट्स सी, दिस इज पार्ट 2। ये पार्ट 2 में आई विल कवर। लेट्स गो। सबसे पहले देखते हैं रेस्पिरेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजनेटेड एयर इनटू द सेल, using it for releasing energy by burning of food and removal of carbon dioxide and water from the body। जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, इसमें क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, लेट्स सी। इसमें सबसे पहले हम जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को हम देते हैं एक सेल को। अब सेल क्या करता है? सेल के पास फूड मटेरियल है, उस फूड को वो इस ऑक्सीजन का यूज करके बर्न करता है। अब बर्न करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होगी और चीज बर्न होगी तो CO2 भी रिलीज होगा। अब CO2 भी जो रिलीज हुआ है उसे बाहर तो देना पड़ेगा, तो जैसे ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू सेल में आया था वैसे ब्लड के थ्रू CO2 को हम बाहर भेज देंगे और यहाँ पे एनर्जी और वाटर दोनों क्रिएट हुआ था। तो दिस वाज द रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन आया सेल के पास, सेल ने उस ऑक्सीजन का यूज करके फूड को बर्न किया तो एनर्जी रिलीज हुई और साथ साथ में बर्न किया था, इसलिए CO2 और वाटर भी रिलीज हुआ था। CO2 को तो हमने बाहर भेज दिया, वाटर हम रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। नाउ तो ये था। अब क्योंकि ये पूरी प्रोसेस सेल के अंदर हुई तो ऑल्सो आई कैन से एज द होल प्रोसेस ऑकर इनसाइड सेल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब इसके टाइप्स, सबसे मेन टाइप्स एरोबिक एंड एनारोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन तब कि द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जब कोई रेस्पिरेशन मतलब कि आप बर्निंग ऑफ फूड, दैट मीन्स रिलीजिंग ऑफ एनर्जी अगर कर रहे हो ऑक्सीजन का यूज करके, तो आप एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हो। दैट मीन्स द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन is called aerobic. During this, glucose, that is food, broken down into carbon dioxide and water in presence of oxygen. The energy released in the process is stored in the form of ATP. Let's see कैसे। तो ग्लूकोज जो था साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस करके बर्न करके उसे 2-पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया। 2-पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करने के बाद अगेन ऑक्सीजन देके इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी स्टोर करनी पड़ेगी, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रिएक्शन हुआ। तो क्या क्या रिलीज हुआ? 6CO2 जो हमने बाहर निकाल दिया, 6H2O जो हम रख भी सकते हैं, और 38 ATP एनर्जी। देखो कितनी सारी एनर्जी रिलीज हुई है। ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलाइसिस से कन्वर्ट किया 2-पायरुविक एसिड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन क्रेब्स साइकिल होती है जो 11th बायोलॉजी में पढ़ोगे। 6CO2, 6H2O, 38 ATP एनर्जी। ATP इज एडिनो ट्राइफॉस्फेट। नाउ एनारोबिक, द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन। आप देख रहे हो दिस इज विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट मतलब ऑक्सीजन के बिना। नाउ is called anaerobic respiration. It is seen in microorganisms like bacteria, yeast, fungi, parasites and muscle cells. Muscle cells ये कहाँ से आ गया? ये तो anaerobic था। Let's see, देखते हैं। In aerobic respiration, the microorganism break down glucose into ethanol and CO2 and release energy in plants, while lactic acid is end product in muscle cells of animals. Anaerobic respiration जब होता है तो माइक्रोऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को इथेनॉल और CO2 में और रिलीज करता है एनर्जी। ये वाली जो चीज थी ये रिएक्शन में देखो, ग्लूकोज, 2-पायरुविक एसिड, इथेनॉल, CO2 और 2 ATP। देखो सिर्फ 2 ATP, हमने यहाँ पे 38 ATP एनर्जी बनाई थी। मतलब जब आप एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हो तो आपका एनर्जी कंटेंट भी कितना होता है? बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू एरोबिक ना। तो ये जब हुआ, ये किस में हुआ? ये ईस्ट में हुआ, ये बैक्टीरियाज में हुआ। अब देखते हैं, वाई लैक्टिक एसिड इज एंड प्रोडक्ट इन मसल सेल्स ऑफ एनिमल, ग्लूकोज, फिर इन साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलाइसिस, फिर 2-पायरुविक एसिड से मसल सेल्स ऑफ एनिमल में 2 लैक्टिक एसिड और 2 ATP। आपको पता है, आप कभी कभी ग्राउंड में जब दौड़ते रहते हो अचानक से आपको लेफ्ट या राइट साइड आपके पेट में बहुत ही ऐसे दर्द होने लगता है, तब आपने इतनी एनर्जी यूज कर ली कि बॉडी की एनर्जी खत्म हो गई है, तो अब बॉडी एनारोबिकली रेस्पिरेशन करने लगी, मतलब विदाउट ऑक्सीजन वो करने लगी। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ दौड़ रहे हो, आप जोर से सांस नहीं ले रहे हो। तो क्योंकि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगी तो हमारे मसल्स विदाउट ऑक्सीजन पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने लगे।
अब वो लैक्टिक एसिड जब रिलीज हुआ तो हमें बर्निंग होने लगी। अब ये बर्निंग हो रही थी क्यों? क्योंकि एनर्जी रिलीज करना चाहती थी वो, पर क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था तो उसने एनारोबिकली एनर्जी रिलीज की और ये वाला रिएक्शन हमारे मसल में हुआ और हमें बर्निंग हुई। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? ओके, लेट्स सी नाउ एनारोबिक एंड एरोबिक एंड एनारोबिक का differentiate between takes place in presence of O2, okay, takes place in absence of O2, yes, end products CO2 and H2O, end products are ethanol and lactic acid। ये आपने यहाँ से देखो, end products are CO2 and H2O, end products are ethanol and lactic acid। now takes place in cytoplasm and mitochondria, cytoplasm and mitochondria takes place in only cytoplasm। देखो यहाँ mitochondria नहीं है, ध्यान रखना रिएक्शन लिखते वक्त। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, क्यों? 38 ATP, और वो बोल रहे हैं मच लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। ऑब्वियसली सिर्फ 2 और 38 कहाँ, बहुत दूर ना। तो आपको समझ में आया? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। Human respiratory system consists of nostril, nasal passage, pharynx, trachea, bronchi, lungs, diaphragm। आपको ये पहले लिखना है कि आपके पास आप किस किस चीजों के बारे में लिख रहे हो। अगर आप ये लिख लोगे ना तो आपको पता होगा कि आपको nostril, nasal passage, pharynx, trachea इन सब के बारे में यहाँ लिखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके हो। दैट मीन्स कि अगर आप ये लिख लेते हो तो आपको ये चीजें ईजी पड़ती है लिखने में। तो लेट्स स्टार्ट विथ nostrils। Nostrils open into nasal cavity. Air for respiration is drawn into our body through nostrils। ये आपको nostrils दिख रहे हैं, यहाँ पे हमारे nostrils होते हैं, यहाँ से air अंदर जाती है। This is the way to inside of air। Now the air then goes to nasal cavity। ये है हमारी nasal cavity पूरी। इस nasal cavity में it is lined by fine hairs। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आपको fine hairs होते हैं जो कि सारे dust particle को और microbes को trap कर लेंगे। Trapped in mucus of nasal cavity। Now after nasal cavity air passes to pharynx। अब pharynx कहाँ होता है? तो ये आपका pharynx दिखा आपको? This is your pharynx, this part is your pharynx। Done? Now अब ये था आपका pharynx, ये वाला पार्ट। Now leads to trachea। ये आपकी नीचे की पूरी लाइन जो है this is whole is trachea। Okay, trachea is nothing but food pipe, wind pipe, wind pipe। Now through a slit called glottis, while swallowing food, glottis covered with epiglottis make sure that food does not enter trachea। जैसे ही pharynx से वो चीज लीड करती है ट्रैकिया में, तो ट्रैकिया में एक स्लिट होता है ग्लॉटिस जिसके ऊपर लगा होता है एपिग्लॉटिस। ये रहा। ये एपिग्लॉटिस क्या करता है? तो ये काम करता है कि जब खाना आप खा रहे हो तो वो कहीं फूड पाइप की जगह विंड पाइप ना घुस जाए, वो चीज को वो इंश्योर करता है कि अगर खाना है तो वो फूड पाइप में एंटर करेगा, अगर हवा है तो वो विंड पाइप में एंटर करेगी। तो एपिग्लॉटिस का काम समझ गए आप? नाउ trachea does not collapse even when there is no air because it is supported by C-shaped cartilaginous ring। अब ये जो आपको ट्रैकिया दिख रहा है, आपको यहाँ पे ये रिंग्स दिख रही है ऐसी, ये जो रिंग्स है ये इसे कोलैप्स होने से बचाती है। सो सॉरी, ये आपको रिंग्स दिख रही है, ये सारी जो रिंग्स है ये इससे ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है। तो कैसे? तो जब अगर एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो भी ये मतलब इंश्योर करेगी ट्रैकिया फटे नहीं। दैट इज द काम ऑफ cartilaginous ring। Trachea runs down the neck and divides into 2 bronchi। अब ये जो दो पार्ट में ट्रैकिया डिवाइड हो गया, this is called bronchi। दो पार्ट में कन्वर्ट होने के बाद this is called bronchi which leads into the lung। आप देख रहे हो कि राइट लंग में गया, ये लेफ्ट लंग में गया। now each bronchi divides into lungs and form many smaller bronchioles। अब ये इसमें जाके बहुत सारे bronchioles में कन्वर्ट हो जाएगा and this all are bronchioles। आपको ये दिख रहा है, ये जो पार्ट ऐसे ऐसे जा रहा है, और मैं जूम कर सकता हूँ, यस देखते हैं। ओके, तो आप देखिए ये वाले जो पार्ट ऐसे निकल रहे हैं दिस आर ब्रोंकियोलस। ओके, नाउ द स्मॉलेस्ट ब्रोंकियोलस टर्मिनेट इनटू एल्वियोली। अब ये आपको दिख रहा है, इन लोगों ने यहाँ पे बताई है एल्वियोली। ये देखो, आपको मैं कैसे बताऊँ, लेट्स रब दिस। हाँ, अब देखो, अब आपको ये चीज दिख रही है, ये छोटे छोटे पार्ट्स दिस आर एल्वियोली, और ये एल्वियोली होती है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है। नाउ the wall of alveoli
द वॉल ऑफ एल्वियोली इज थिन एंड कवर्ड बाय ब्लड कैपिलरीज। इसकी जो वॉल होती है इन एल्वियोलीज की, इनकी ये जो होती है वो थिन होती है और ब्लड कैपिलरीज के साथ कनेक्ट होती है, ताकि ब्लड से एक्सचेंज करना है हमें गैसेस, तो ऑब्वियसली एल्वियोली किसके साथ कनेक्ट होनी चाहिए थी, तो कैपिलरीज के साथ। इन एल्वियोली एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। तो क्या था, सबसे पहले स्टार्टिंग से करते हैं, नॉस्ट्रल से हवा अंदर आई, नसल कैविटी, नॉस्ट्रल से एंटर करने के बाद नसल कैविटी से गई, नसल कैविटीज में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे जिन्होंने माइक्रोब्स को और डस्ट पार्टिकल्स को बाहर ही रखा। फिर वो हवा फेनिक्स के थ्रू ट्रैकिया में एंटर की, ट्रैकिया में पहले एपिग्लॉटिस आया जो कि इंश्योर करता है कि फूड पाइप की जैसे विंड पाइप में ना आए। फिर ट्रैकिया जैसे ही नीचे जा रहा था, ट्रैकिया में एक एक्स्ट्रा चीज बताई कि कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है जो कि बचाती है उसे कोलैप्स होने से। फिर ट्रैकिया आगे जाके ब्रोंकस में कन्वर्ट होता है। अब जब वो ब्रोंकाई में कन्वर्ट होता है तो ब्रोंकाई में अंदर जाने के बाद वो ब्रोंकियोलस में कन्वर्ट होता है। ये सारे रहे ब्रोंकियोलस। अब ये ब्रोंकियोलस में कन्वर्ट होने के बाद चीज एल्वियोली में कन्वर्ट हो गई, तो ये रहे एल्वियोली। एल्वियोली क्या करते हैं, तो कैपिलरीज के साथ, ब्लड कैपिलरीज के साथ कनेक्ट होते हैं और वो कैपिलरीज के कनेक्ट होने की वजह से वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर पाते हैं। दैट्स इट। नाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है, तो पहले डायग्राम से देख लो कि डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये जो डायफ्राम है वो पहले फ्लैट है। जब फ्लैट है तो ज्यादा एरिया हमें मिल रहा है कि हम ये लंग्स बड़े हो गए हैं और अब वो ज्यादा हवा अंदर ले सकते हैं। यहाँ पे हम पुश कर रहे हैं लंग्स को ताकि वो हवा बाहर निकाल दे। आपको समझ गया, ब्रीद इन कर रहे हो तो वो फ्लैट होके बड़े हो जाएंगे ताकि हवा अंदर आ सके, और ये धक्का देंगे ताकि हवा बाहर जा सके। दिस इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये दो पैरा वही चीज सेम एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेट्स सी क्या। When we inhale, diaphragm flattens and moves downward. ये flat और down आ गए। And the intercostal muscle move the rib cage upward and out. और rib cage बाहर की तरफ आते हैं और upward आ जाते हैं। This increase the size of area and decrease the inter एयर प्रेशर। अब क्योंकि अंदर का प्रेशर कम हो गया तो प्रेशर सेम होने के लिए बाहर की हवा अंदर आएगी। सो एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेस इनटू द लंग्स टू इक्वलाइज द प्रेशर। एज अ रिजल्ट एल्वियोली गेट्स फिल्ड विद ऑक्सीजन एंड एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस। अब क्योंकि अंदर प्रेशर कम होने के कारण बाहर की हवा अंदर आई तो बाहर की हवा अंदर अपने साथ साथ ऑक्सीजन को लेकर आई। अब वो ऑक्सीजन एक्सचेंज कर लेगी कौन, एल्वियोली, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था। अब क्या होता है जब आप एक्सेल करते हो, तो व्हेन वी एक्सेल द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स एंड रिटर्न टू देयर पोजीशंस। अब ये अपनी पोजीशन पे रिटर्न हो गए, वापस चले गए, तो इन्होंने धक्का दिया तो एयर को बाहर जाना पड़ेगा। तो नाउ देयर बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, अंदर प्रेशर इंक्रीज किया एंड फोर्सिंग एयर आउट ऑफ द लंग्स। बाय दिस एयर कंटेनिंग CO2 is pushed out of the lungs into atmosphere through nostrils। अब क्योंकि तब एल्वियोली ने ऑक्सीजन दे चुकी थी तो ब्लड ने उसे कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नॉस्ट्रल से बाहर आ गया। इनहेल एक्सेल। इनहेल करते वक्त डायफ्राम फ्लैट है रहेगा और डाउनवर्ड रहेगा। एक्सेल करते वक्त डायफ्राम अपवर्ड रहेगा और फ्लैट नहीं रहेगा। इसमें प्रेशर अंदर कम हो जाएगा जिसकी वजह से बाहर की हवा अंदर आएगी। इसमें प्रेशर ज्यादा हो जाएगा इसलिए अंदर की हवा बाहर जाएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर आएगा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नॉस्ट्रल के थ्रू बाहर निकलेगा। दिस इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। Thank you so much guys. Also hit the like if you like my video and subscribe and hit the bell icon. Thank you.